दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय, ट्रंप लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। ट्रंप झूठ बोलने लगे तो चैनलों ने रोक दिया लाइव प्रसारण। अर्नब को आज भी नहीं मिली जमानत, कल जारी रहेगी सुनवाई। पटाखों को लेकर भगवा गुंडागर्दी, मुस्लिम दुकानदारों को धमकाया। बिहार में तीसरे चरण का मतदान कल, 78 सीटें दांव पर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर हमें आपको गोदी मीडिया पर अंकुश लगाना है, उसकी कारगुजारियों को रोकना है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना पड़ेगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से एक सदस्यता अपने हिसाब से चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये समर्थन, सहयोग, प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। अमेरिका में अब जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। रिपब्लिकन का गढ़ माने जाने वाले राज्य जॉर्जिया में भी जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है और उनका जीतना तय माना जाने लगा है। 264 इलेक्टोरल वोट लेकर वे पहले से ही आगे चल रहे थे, मगर अब 16 इलेक्टोरल वोट जॉर्जिया से मिलने से उनका 270 का जादुई आंकड़े तक पहुंचना आसान हो गया है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और एरिजोना में भी उनकी जीत के ठोस संकेत मिले हैं, जिसका मतलब है कि वे प्रभावी जीत हासिल कर सकते हैं। चुनावों के आखिरी नतीजे आना अभी बाकी है और दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई में उलझने की तैयारी में हैं। ट्रंप समर्थकों ने कानूनी लड़ाई के लिए फंड जुटाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप लगातार वोटिंग की गिनती में घपले का आरोप लगा रहे हैं और ये संयोग है कि वो उन्हीं राज्यों पर ये आरोप लगा रहे हैं जहां वे हार रहे हैं। हालांकि ट्रंप कैंपेन को जॉर्जिया और मिशिगन की कानूनी लड़ाई में झटका लगा है। दोनों ही राज्यों के जजों ने गुरुवार को मुकदमों को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जॉर्जिया केस में कैंपेन ने आरोप लगाया था कि देर से आने वाले 53 बैलेट्स को ऑन टाइम बैलेट्स के साथ मिलाया गया था। मिशिगन में उन्होंने वोटों की गिनती रोकने और टेबुलेशन प्रोसेस तक ज्यादा पहुंच की मांग की थी, जो कि कोर्ट ने ठुकरा दी है। तो दो पक्ष हैं। एक तो यह है कि जो बाइडेन, जो पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं पिछड़ न जाएं और ट्रंप जीत न जाएं, अब वो पूरी बाजी जो है उलट गई है और स्पष्ट रूप से पूरे संकेत मिल रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं, जहां के परिणाम आने में देर लग रही थी और जिन स्टेट्स पर पूरा दारोमदार आ गया था जीत हार का, उनमें से कुछ स्टेट में, ज्यादातर स्टेट में अब बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो जीत के करीब पहुंच चुके हैं। 264 इलेक्टोरल वोट उनको मिल चुके हैं, 270 की जरूरत पड़ती है। और जॉर्जिया जो एक बड़ा राज्य है, जो रिपब्लिक स्टेट माना जाता है, रिपब्लिकन का गढ़ माना जाता है, वहां भी जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब जॉर्जिया वो जीत लेंगे, जहां से 16 वोट उनको मिल सकते हैं। इसके अलावा कई और राज्यों में उनकी पकड़ अच्छी हो रही है। जहां वो थोड़ा पिछड़ रहे थे वहां उन्होंने मेकअप किया है और थोड़ा आगे निकल आए हैं। एरिजोना में वो जीत सकते हैं, नेवाडा में भी संकेत है कि वो जीतेंगे। पेंसिल्वेनिया का मामला भी थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन वहां भी वो निकाल सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप के लिए तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं और इसीलिए वो खिसियाए हुए हैं, वो परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं और कोर्ट के जरिए किसी तरह से इस पूरी गिनती को रुकवा देना चाहते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से इन गिनतियों में परिवर्तन करा सकें और किसी तरह से अगर मतदाताओं के फैसले को उल्टाया जा सके तो उल्टा दिया जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जिनका चरित्र हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं, उन्हें कोई भी सीधा रास्ता, कोई भी कानूनन रास्ता, कोई भी जो
प्रक्रिया है चुनाव की या प्रशासन की, वो रास नहीं आती है। वो उनको तोड़ते हुए निकलते हैं, वो तमाम मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघते हैं। और इसीलिए उन्हें कहना चाहिए कि अमेरिका को उन्होंने एक तरह से मचा दिया है, रायता बुरी तरह से फैला दिया है और एक ऐसी अपनी छवि छोड़कर जा रहे हैं जिसका व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, जो बारंबार झूठ बोलता है और तमाम तरह के हथकंडे आजमाने से बाज नहीं आता है। लेकिन अब चूंकि मतदाताओं के फैसले ने उन्हें धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया है, तो उनके लिए विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। न केवल सीटों के मामले में यानी इलेक्टोरल वोट्स के मामले में, बल्कि जो पॉपुलर वोट हैं उसमें भी जो बाइडेन करीब 3% मतों से आगे हैं, जो कि एक अच्छी खासी बढ़त मानी जाती है। पिछली बार 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन 2% मतों से आगे थी पॉपुलर वोट्स में। हालांकि वो कुछ राज्यों में हार गई थी, जिससे उनके जो इलेक्टोरल वोट थे वो कम हो गए थे और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। इस बार जो बाइडेन पॉपुलर वोट में भी आगे हैं और इलेक्टोरल वोट भी वो ज़्यादा जीत रहे हैं, तो ये ठीक ठाक सफलता मानी जा सकती है। हालांकि और अच्छी सफलता हो सकती थी अगर ये इतनी इस बारीकी तक न पहुंचते, इतना कांटे का मुकाबला न बनता, ठीक से कैंपेन चलाई होती, ठीक से मैसेजिंग हुई होती। बहरहाल चूंकि अमेरिकी समाज की बनावट अभी कुछ वर्षों में इस तरह की हो गई है जिसमें ध्रुवीकरण है, जैसा हम हिंदुस्तान में देखते हैं। जैसे ट्रंप ने जिस तरह से हथकंडे आजमाए हैं नस्ल के, रंग के और तमाम तरह के, उसकी वजह से ये नई चुनौतियां अमेरिकी समाज के सामने पैदा हो गई और ज़रूरी है कि उन्हें एक ऐसा नेता मिले जो सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर आगे चल सकता है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी ही कर सकती है। रिपब्लिकन पार्टी जो कि इसी तरह के हथकंडों से चुनाव जीतती है, वो अब बाहर हो रही है सत्ता में, तो ये अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत है। भले ही हमारे मोदी के वो बहुत ही लंगोटिया यार किस्म के हों, लेकिन हैं बेहद घटिया आदमी, ये उन्होंने बार बार प्रूव किया है। और अभी हम जो अगली खबर ले रहे हैं उसमें भी एक बार आप फिर देखेंगे कि ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। खबर है कि कई अमेरिकी टीवी चैनलों ने गुरुवार की देर रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाइव कवरेज को अचानक बंद कर दिया। टीवी चैनलों का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव में हो रही हार को देखते हुए कई मनगढ़ंत आरोप लगाने लगे थे और चैनलों के जरिए झूठी सूचनाएं दे रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन था। ट्रंप ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई निराधार दावे किए। इसी दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि आप वो वैध वोटों की गिनती करें तो मैं आसानी से जीत गया, यदि आप अवैध वोटों की गिनती करते हैं तो वे हमसे चुनाव चुरा रहे हैं। ट्रंप इसके बाद भी बोलना जारी रखते हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि वो फ्लोरिडा, इंडियाना, ओहायो सहित कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव जीत चुके हैं। ट्रंप चुनाव पर ये सब बोल रहे थे, इसी बीच कई चैनलों ने उनके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया और उनके झूठ को लेकर बहुत तीखी टिप्पणियां भी की। MSNBC की एक वीडियो क्लिप वायरल भी हो रही है, जिसमें सुना जा सकता है कि ट्रंप के भाषण को सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि उस पर सख्त टिप्पणियां भी की। तो एक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस समय कम से कम जब चुनाव हो रहे हैं, उसके परिणाम आने जा रहे हैं, तब थोड़ा शालीनता की उनसे उम्मीद की जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि वो संयम और शालीनता दिखाएंगे। लेकिन वो लगातार, चूंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका चरित्र ही ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और उन्होंने इसीलिए इस तरह का व्यवहार करना अभी लगातार जारी रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका का मीडिया उन्हें बख्श नहीं रहा है। हमारे देश की तरह मीडिया नहीं है जो गोदी में बैठा हुआ है कि कोई भी नेता कुछ भी रामलीला मैदान में खड़े होकर बड़े बड़े झूठ बोलेगा, रैलियों में बड़े बड़े झूठ बोलेगा, बड़े बड़े वादे करेगा और फिर मुकर जाएगा, और यहाँ तक कि संसद में भी झूठ बोले जाएंगे और फिर उनसे मुकर जाएंगे। तो ये झूठ का अंबार जो हमारे यहाँ चलता रहता है, जिसे हमारा मीडिया रोकता नहीं है, उनको दुरुस्त नहीं करता है और उन नेताओं को कोई दंडित नहीं करता है। इसके बरक्स अगर अमेरिकी मीडिया को देखें तो किस तरह से उसने डोनाल्ड ट्रंप के
जब भी उन्होंने झूठ बोला है उस पर फैक्ट चेक की रिपोर्ट तुरंत आई है और उनको लगातार उन पर प्रहार होते रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है, पूरे मीडिया ने वहाँ के उनके झूठों की फहरिस्त बनाई है और ये भी बताया गया कि वो करीब 70 से 75% बातें झूठ बोलते हैं। तो इस मौके पर भी वो लगातार गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोले जा रहे थे। अब मीडिया के पास और तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो उस समय काउंटर नहीं कर सकता है और एक झूठ का नैरेटिव जो ट्रंप पूरे देश में फैला रहे थे, उससे हो सकता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं वो नाराज होते और हो सकता है सड़कों पे निकलते और हिंसा करते। तो ऐसे में समझदारी मीडिया की यही मानी जाएगी कि उन्होंने उनका प्रसारण ही रोक दिया, जो कि बहुत ही तारीफ़ काबिल बात है और काबिल तारीफ बात है। और उम्मीद करने की जा सकती है किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया इसी तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेगा, ना कि शासकों के सामने बिछ जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय मीडिया भी इस सब से सबक सीखेगा। और अब एक और अच्छी खबर लेते हैं। अर्णब गोस्वामी की रात आज भी जेल में ही गुजरेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट शनिवार को 12 बजे से उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। आज 3 बजे से उनके मामले में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन सभी पक्षों को वे नहीं सुन सके। इसके कारण कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर सुनवाई शनिवार को होगी। हालांकि सामान्य तौर पर शनिवार को अदालतों में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अर्णब का मामला विशेष तौर पर सुना जाएगा। वहीं इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन के मामले में अर्णब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र की विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। ये नोटिस अर्णब को विधानसभा की ओर से पत्र भेजे जाने के लिए जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि अर्णब को कथित रूप से डराने के लिए विधानसभा की ओर से जारी विशेषाधिकार नोटिस के चलते गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अर्णब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि विधानसभा के सचिव के पत्र के जरिए अर्णब से इस बात के लिए पूछताछ की गई है कि उन्होंने इस मामले को अदालत के सामने क्यों रखा, क्योंकि ये गोपनीय है। साल्वे ने अदालत को बताया कि गोस्वामी के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सीजेआई एसए बोबडे ने इस पत्र पर हैरानी जताई। बोबडे ने कहा वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, इस पत्र को लिखने वाले को लेकर हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं। तो एक तरफ अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का भी उन पर मामला बना है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिसको लेकर उनको नोटिस दिए गए, सम्मन दिए गए हैं और सुनवाई शुरू होगी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की है, जिस तरह से सचिव के पत्र को लिया है, वो हैरतनाक है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि इसमें इतनी उत्तेजित होने की क्या बात है, इस तरह से रिएक्ट करने की क्या बात है। क्या ये अर्णब का मामला था इसलिए इस तरह से हो रहा है? अर्णब जेल में है और अर्णब को चूंकि पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती रही है, उसको राहत नहीं मिल पा रही है। क्या इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का और जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये व्यवहार है? ये थोड़ा सा अखरने और समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि हाई कोर्ट में बेल पिटीशन चल रही है और वहाँ पर जो कोर्ट है वो लगातार इस पूरे मामले को गहराई से समझकर और अपना फैसला सुनाएगी। तो एक मामला जो है वो गंभीर मामला है, उसमें अर्णब जेल में हैं और उन्हें कुछ दिन और गुजारने पड़ सकते हैं। तो ये एक सिलसिला है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये रवैया है, ये इससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे और उन्हें फिर से ये लगेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसी ढंग से इस मामले को ले रहा है जिस तरह से और मामलों को लेना चाहिए। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि विनोद दुआ के मामले में जो उनका राजद्रोह का उन पर केस किया गया है, उसमें अभी तक सुनवाई ही जारी है, जबकि ये मामला ओपन एंड शट का मामला था। ऐसी कोई मामला बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसको लगातार खींचा जा रहा है और विनोद दुआ अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर्वोच्च अदालत में ऐसी हो रही हैं जिनको लेकर बहुत सारे संदेह लोगों के दिमाग में पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये फिर से यही सोचने के लिए लोगों को विवश करेगा कि आखिरकार अर्णब गोस्वामी के प्रति सुप्रीम कोर्ट में इतनी नरमी क्यों है, इतना उनके प्रति
सहानुभूति क्यों है, उनके संरक्षण देने के मामले में वो इतना उत्सुक क्यों रहता है, इतना तेजी से कार्रवाई क्यों करता है। अगली खबर लेते हैं। देश में अब धर्म के नाम पर कट्टरता या कहें कि गुंडागर्दी भी होने लगी है। गले में भगवा गमछा डालकर लोग अब मनमानी करने लगे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में वे देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग पटाखा विक्रेता को डरा धमका रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगे पटाखे बेचने पर मुस्लिम दुकानदारों को धमकी दी जा रही हैं। इन लोगों का कहना है कि पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन विक्रेता उन्हें समझा रहे हैं कि वो सिर्फ इन्हें बेचते हैं, उन्हें दक्षिण भारतीय राज्यों में बनाया जाता है। इस घटना का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग जिन्होंने भगवा रंग का गमछा पहना हुआ है दुकानों में घुसते हैं और देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखे बेचने पर दुकानदारों को अंजाम भुगतने की चेतावनियां दे रहे हैं। इस तरह के एक वीडियो में दो शख्स एक मुस्लिम दुकानदार को धमकाते हुए सुना जा सकता है उन्हें कि वो दुकानदार से कह रहे हैं कि यदि इस दुकान से एक भी लक्ष्मी या गणेश बम बेचा गया तो हम वो करने पर मजबूर हो जाएंगे जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। धमकी से दुकानदार डर और सहम जाता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि वो ऐसा ही करेगा जैसा वो कह रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद एक शख्स फ्रांस में प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का जिक्र करता है जिसे लेकर पूरी दुनिया में विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा एक कार्टून बनाया जाता है और इतना उपद्रव हो जाता है और यहाँ देवी देवताओं की तस्वीरें पटाखों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें समझने की हैं। देवी देवताओं के मामले में जाहिर है कि भावनाएं भी आहत होती हैं, भड़कती भी हैं, लेकिन राजनीति बहुत हो रही है। अब इस पूरे मामले को आप इस तरह से लें कि ये जो पटाखे हैं 50 साल से इसी तरह से बन रहे हैं। हमको आपको अगर आपके घर वाले हों तो उनको पता चलेगा कि बचपन में हम लोग लक्ष्मी बम तब से फोड़ते आ रहे हैं और इसी तरह से गणेश की तस्वीरों वाले गणेश बम भी होते हैं और इतने सालों में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। अभी एक लक्ष्मी बम नाम की फिल्म बन रही है और वहीं से इस विवाद को खड़ा किया है हिंदुत्ववादियों ने। अगर आपत्ति है आपको तो आप जो शिवाकाशी जो तमिलनाडु में जगह है वहाँ पर ये सारे पटाखे बनते हैं और सालों साल से बन रहे हैं। आप अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं कि वो फैक्ट्रियाँ बंद करवा दें या उन फैक्ट्रियों में ये नाम बदलवा दें, नए बम बनवा दें, किसी और नाम से बनवाएं। तो ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। ये जो मामूली दुकानदार हैं आप उनको धमका कर आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं। आपको वो कमज़ोर मिलते हैं और चूंकि ऐसा नहीं है कि केवल पटाखे मुसलमान बेचते हैं, पटाखे तो विभिन्न धर्मों के लोग बेचते हैं। एक व्यापार है और जिन्हें भी इसमें लगता है कि फ़ायदा है वो ये व्यापार करते हैं। तो चुनकर कुछ मुसलमानों को और उन्हीं को टारगेट कर कर उन्हीं को धमकाना, उन्हीं को परेशान करना, ये एक राजनीति भी है और एक जो नफरत और हिंसा का वातावरण समाज में एक समुदाय विशेष के प्रति बना दिया गया है उसका एक उदाहरण है। गुंडागर्दी तो है ही, अपने आप में ये है। और मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इसलिए ऐसे गुंडा एलिमेंट्स को और भी ज़्यादा हौसला मिल जाता है। पता है कि जो पुलिस है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और सरकार तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए है ही। तो ये एक जो समाज में बंटवारे की राजनीति है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल राजनीति भी करती है। और समाज के बहुत सारे जो तत्व होते हैं जिससे जिनके ऐसी हरकतों में हिस्सा लेने के बाद जिनको समाज में एक विशेष अहमियत मिलने लगती है वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि शिवाकाशी में ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के तस्वीरों वाले बम न बनाएं, इस तरह के नामों वाले बम न बनाएं, ताकि अगर देवी देवताओं की वजह से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो न हो। और ये काम केंद्र सरकार, तमिलनाडु की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारें भी कर सकती हैं। तो उनको अप्रोच किया जाना चाहिए, ना कि ये छोटे मोटे दुकानदारों पर धौंस धमकी इस्तेमाल करनी चाहिए या उन्हें परेशान करने या उनको उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश। इसमें देखना है ये कि ऐसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हमें पूरी संभावना लगती है कि कुछ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इस विवाद को हवा दी जाएगी, बढ़ावा दिया जाएगा।
और अब आज की अंतिम खबर ले लेते हैं। बिहार में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला लॉक हो जाएगा और 10 नवंबर को इसका ऐलान किया जाएगा। कल बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कुल 78 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें 1204 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी। इस चरण में 1094 पुरुष प्रत्याशी और 110 महिला प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। बता दें, इस चरण के प्रचार के खत्म होने के दौरान नीतीश ने इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन रैली में कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, वोट देंगे ना, जिसके बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। तेजस्वी ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश जी थक चुके हैं और अब उन्होंने तीसरे चरण से पहले हार भी मान ली है। चिराग पासवान ने भी उन पर तीखा हमला किया है। इसके अलावा इस चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश ने योगी आदित्यनाथ के बयान को फालतू बात कहकर एनडीए के अंदर चल रही तकरार को भी सामने ला दिया है। तो आखिरी चरण का मतदान है, बहुत क्रूशियल मतदान है। ये जो मतदान होना है वो सीमांचल वाले इलाके में और कोसी वाले इलाकों में होना है। सीमांचल वाला इलाका ऐसा है जहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, खासी है, बहुत सारी सीटों को वो डोमिनेट करते हैं और वहाँ पूरी एक ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के मसलों को उठाकर, जैसे योगी ने वहाँ पर लव जिहाद का मसला उठाया, फिर वो CAA NRC का मसला उठाया और उसी के जवाब में फिर नीतीश ने पलटवार किया, क्योंकि नीतीश को लगता है कि इस तरह की योगी की हरकतों से उन्हें नुकसान हो सकता है, उनकी पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एनडीए के अंदर जो आपस में झगड़े चल रहे हैं, भितरघात चल रहा है, वो और खुलकर सामने आ गया और ये साफ दिखने लगा है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। अब ये कितना इसका असर मतदान पर पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा, चुनाव परिणामों से ही हमें पता चल सकेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस चुनाव में पूरा एनडीए बिखरा बिखरा और आपस में गुत्थम गुत्था लगा। नीतीश कुमार एक हारे हुए प्रत्याशी लगे और इसीलिए वो जाते जाते इमोशनल अत्याचार करने पर आमादा हो गए। उन्होंने एक ऐसे बात कह दी, हालांकि नीतीश के बारे में सब जानते हैं कि वो जो बोलते हैं उससे पलटने में भी उनको वक्त नहीं लगता है। वो कितनी बार अल्टी पल्टी खा चुके हैं, किस किस दल से नाता जोड़ सकते हैं तोड़ चुके हैं और उन्हीं मोदी के सामने अब वो नतमस्तक हैं जिन्हें वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे। इसलिए नीतीश के इन बयानों पर किसी को भरोसा नहीं है और सब मान रहे हैं कि ये एक दांव चला गया है, जो चुनावी दांव है। बहुत सारी कोशिशें इस चुनावी दौर में हुई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से एजेंडा बदलने की, नैरेटिव बदलने की, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब उससे कोई बात बनेगी। तो देखना यह है कि जो तेजस्वी की लहर चल रही थी वो किस तरह से अब इस दौर में प्रभावित करती है। आरजेडी का बहुत दांव लगा है इसमें और उम्मीद कर रही आरजेडी की अच्छी सीटें वो इसमें निकाल पाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का सुनिए सच और आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।